संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में। रिजर्व बैंक हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से क्या उसमें बदलाव किए जाने चाहिए, ये तय करती है। तो उसकी एक मौद्रिक नीति समिति है जिसमें 6 सदस्य हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर और रिजर्व बैंक के उप गवर्नर भी होते हैं और 3 बाहर के आर्थिक विशेषज्ञ उसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 6 लोगों की कमेटी है। तो उसकी बैठक हुई 3 से 5 दिसंबर के बीच में और उसमें जो प्रमुख फैसला है वो है रेपो दर में कटौती। रेपो दर में 0.25% की कटौती कर दी गई है और अब ये रह गई है 5.25%। तो रेपो दर जब घटती है तो बैंकों पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। बैंकों में कर्ज सस्ता होता है और अगर बैंक कर्ज की दर सस्ती करते हैं तो जमा दर यानी जमा पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो रेपो दर जो है 0.25% घटकर 5.25 रह गई है। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो रेट है वो 5% रह गया है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर जिसको कहते हैं वो हो गई है 5.5%। तो ये तो है रेपो दर में कटौती की बात। आगे हम बात करेंगे जीडीपी वृद्धि पर क्या नज़रिया है और महंगाई के मोर्चे पर जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें क्या निर्णय हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस पर बात करते हैं कि अभी परिस्थिति क्या है। आप जानते देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे समाचार पत्रों में कि शेयर बाजार में जो विदेशी संस्थान है, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं और दिसंबर के पहले 3-4 दिनों में तो काफ़ी पैसा उन्होंने एक झटके में निकाला है। और रुपया डॉलर के मुकाबले, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। 90 को भी पार कर गया था हाल पिछले दिनों में। तो इसके पीछे वजह बताई गई कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता होना है उसको लेकर लगातार देरी हो रही है और कब होगा क्या होगा अनिश्चितता बनी हुई है, ये वजह बताई गई है। और बाकी दूसरा जो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तो 4 साल भी पूरे हो जाएंगे कुछ 1-2 महीने में। तो उसको बंद करवाने के जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं अभी तक उनका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। तो ये तमाम चीज़ें जो अनिश्चितता जो बनी हुई है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो रिजर्व बैंक की कमेटी इसके बारे में क्या नज़रिया रखती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश के अंदर की क्या स्थिति है उसके बारे में। रिजर्व बैंक की जो कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति MPC जिसको कहा जा रहा है, वो क्या कहती है। तो वो कह रही है कि ज़्यादातर विकसित जो अर्थव्यवस्था हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनमें मुद्रास्फीति ज़्यादा है, उनके जो टारगेट है उससे ऊपर चल रही है। और डॉलर में जो कमी आ रही है, गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट आ रही है वो है कि जो ऐसी अनिश्चितता की स्थिति है उसमें सब कह रहे हैं भी डॉलर अपने पास रखो, सेफ हेवन, या तो सोना रखो, चांदी रखो या डॉलर रखो। तो इसलिए डॉलर थोड़ा मजबूत हो रहा है। लेकिन देश के अंदर क्या है, कृषि क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं, मजबूती बनी हुई है और GST का जो सरलीकरण हुआ है, जो GST दरों में अभी हाल में दरें घटाई गई हैं, उसका भी असर अच्छा है। मुद्रास्फीति भी अनुकूल लेवल पर है, अक्टूबर में 0.25% है। कंपनियों की जो खाते हैं, जो उनका बही खाता है, कितना खर्चा है, कितना कमाई है, वो भी अच्छा है। बैंकों के, वित्तीय संस्थानों के जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छी स्थिति में है। तो इससे जो है जो घरेलू स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो मजबूत है और सुधारों को अगर बढ़ावा दिया जाता तो आगे ये और मजबूत रहेंगी। विदेश व्यापार की बात करती है तो सेवा निर्यात अच्छा है, मजबूत बना हुआ है। इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, सेवा निर्यात जो होता है। और जहाँ तक वस्तु व्यापार की बात है उसमें थोड़ी कमी बनी हुई है और उसमें चुनौती आ सकती है, आगे और चुनौती आ सकती है। तो कुल मिलाकर जो परिदृश्य है उसमें
जो अनिश्चितता है उसमें जोखिम है, थोड़ा जोखिम है। हालांकि अगर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो जाता है तो इसमें धारणा जो है बदल सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 25-26 वित्त वर्ष 2025-26 में जो आर्थिक वृद्धि है उसका जो अनुमान जो व्यक्त किया गया है वो बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। इससे पहले 6.8 किया था, उससे पहले 6.5 था, तो 6.5 से बढ़ाकर 6.8 किया और अब बढ़ाकर कर दिया 7.3%। दूसरी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए थे, 8.2% वृद्धि रही है दूसरी तिमाही में, तो उससे पहले 7.8 थी पहली तिमाही में। तो कुल मिलाकर 6 महीने में 8% वृद्धि हुई है। तो आगे के जो संभावना है वो भी बेहतर बनी है। महंगाई की बात की जा रही है, खाद्य वस्तुओं की महंगाई काफ़ी कम हुई है, जीएसटी दरें घटने से भी महंगाई कम हुई है। तो उनकी वजह से जो परिदृश्य है उसमें ये कहा गया है कि मुद्रास्फीति इस पूरे साल में 2% रह सकती है औसत। मतलब किस महीने पहली तिमाही में कितनी रही, दूसरी में कितनी, तीसरी में कितनी, तो 4 तिमाहियों का जो कुल औसत होगा वो 2% रहेगा। पहले शुरू में बोला गया था 3.1% रहेगी, फिर बोला गया 2.6% रहेगी और अब कह रहे हैं 2% रहेगी। तो महंगाई का अनुमान घट रहा है और जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगातार बढ़ रहा है। तो ये घरेलू स्थिति का मजबूत संकेत है कि घरेलू स्थिति बेहतर बनी हुई है। अब रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो लिक्विडिटी की बात की जा रही है कि भाई बैंकिंग तंत्र में कर्जा देने के लिए तरलता नहीं है, पैसा नहीं है, किसी को पैसे की जरूरत है तो कमी है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो कदम उठा रहे हैं और घोषणा भी कर दी है। इसी अभी दिसंबर में ही होने जा रहा है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO जिसको कहते हैं, खुले बाजार परिचालन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक खरीदेगा। पर सरकारी प्रतिभूति जो बैंकों के पास रहती है, बैंक लेते हैं प्रतिभूतियां, उनको ब्याज मिलता है, तो ब्याज कमाई के लिए वो सरकारी प्रतिभूतियां ले लेते हैं। तो उनके पास जो प्रतिभूतियां उनको रिजर्व बैंक खरीदेगा, बदले में उनको पैसा मिलेगा, भाई ये हमको दे दो, कितने में देना चाहते हो, लो पैसे पकड़ो। और इसके साथ ही जो है एक 3 साल का डॉलर रुपया खरीद बिक्री अदला बदली करेगा, $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो ये भी जो है लिक्विडिटी डालने का ही एक तरीका है रिजर्व बैंक का। फॉरेक्स स्वैप, विदेशी मुद्रा अदला बदली, तो इसमें क्या होगा कि केंद्रीय बैंक जो है बैंकों से उनके डॉलर जो उनके पास पड़ा है अगर डॉलर, तो वो डॉलर खरीद लेगा, डॉलर लेगा, रुपया देगा, तो लिक्विडिटी बैंक बढ़ेगी बैंकों में। तो घरेलू बाजार में कंपनियों को और आम आदमी को या दूसरी जो कमेटियां हैं, समितियां हैं, उद्योग हैं, उनको जो भी पैसा चाहिए वो पैसा उनको मिलता रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी। तो डॉलर रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा, रुपया उधर चला जाएगा और फिर उसी डॉलर को कहेगा भी बाद में मैं तुमको बेचूंगा। अब 3 साल की बात की जा रही है, तो हो सकता है 3 साल के दौरान ही होगा, तो जो भी प्रीमियम उस समय होगा उसके हिसाब से ये बेचने का सहमति बनती है। तो बाद में वापस वो डॉलर बेच दिए जाएंगे तो रुपया वापस उनके पास आ जाएगा, वो रुपया देंगे, वो डॉलर वापस चला जाएगा। तो ये रुपया डॉलर स्वैप, USD INR बाई सेल स्वैप ऑफ 5 बिलियन दिस मंथ, इसी दिसंबर में ये किया जाएगा। तो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी, पैसे की बैंकों के पास कमी नहीं होगी। तो पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि मैंने बताया 8% रही है। औद्योगिक गतिविधियां अच्छी हैं, सेवा क्षेत्र की गतिविधि भी अच्छी है, इनकम टैक्स में लाभ मिला है, 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं, जीएसटी उदारीकरण हुआ है, कच्चे तेल की कीमतें नरम रही हैं, सरकारी व्यय जो सरकारी पूंजीगत खर्चा है वो वर्ष के पहले 6 महीनों में ज़्यादा किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती रहे। तो ये सब अनुकूल परिस्थितियाँ ये जीडीपी जो आर्थिक वृद्धि उसको बढ़ावा देंगी। चालू खाते का घाटा, अब ये कहा जा रहा है कि भैया डॉलर निकाल रहे हैं, रुपया गिर रहा है तो घाटा बढ़ रहा है, लेकिन चालू खाते का घाटा रिजर्व बैंक क्या कह रहा है कि दूसरी तिमाही में चालू खाते का जो घाटा है वो 2.2% से कम होकर 2.2% था पिछले साल दूसरी तिमाही में,
और इस साल दूसरी तिमाही में रह गया 1.3%। चालू खाते का घाटा यानी कितनी विदेशी मुद्रा देश में आ रही है और कितना बाहर खर्च हो रहा है, दोनों का अंतर। तो घाटा जो है कम हुआ है, तो अच्छा है। सेवा निर्यात आपका अच्छा हुआ है, विदेशों से भी जो FDI है उसका प्रेषण जो है वो भी अच्छा हुआ है। दूसरी तिमाही में 39 अरब डॉलर देश में आए हैं, रिजर्व बैंक की कमेटी ये कह रहे हैं। वस्तु व्यापार में हालांकि थोड़ी गिरावट रही है, नरमी है, आयात ज़्यादा हुआ है एक्सपोर्ट वस्तुओं का। सेवा निर्यात तो बड़ा है, सेवा आयात कम हुआ है और निर्यात ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो वस्तु है उनका निर्यात कम हुआ है, आयात ज़्यादा हुआ है। लेकिन ज़्यादा आयात अगर हो रहा है तो इसका मतलब देश में कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ रही है, मांग ज़्यादा है। तो व्यापार घाटा बड़ा है, चालू खाते का घाटा कम हुआ है, व्यापार घाटा जो सीधा लेन देन व्यापार वाला माल का जो मामला है। तो सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहली छमाही में मजबूत रहा है, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं। नेट FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेट FDI यानी कितना FDI आया और कितना बाहर गया, तो नेट हमारे पास कितना बचा तो वो भी बढ़ा है कह रहे हैं। जबकि ये कहा गया कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा नेट FDI बढ़ा है। इक्विटी सेगमेंट में उन्होंने बिकवाली की है, इसलिए करीब 70 करोड़ डॉलर उन्होंने निकाले हैं। और दूसरी तरफ जो विदेश से वाणिज्यिक उधारी ली जाती है वो भी कम हुई है। NRI खातों में जो विदेश से डिपॉजिट होता है वो भी थोड़ा प्रवाह जो है कमज़ोर रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा जो नेट FDI वो कह रहे हैं कि ज़्यादा रहा है। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है 28 नवंबर 2025 को 686 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा है, संतोषजनक है। 11 माह से अधिक की आयात के लिए ये काफ़ी है। तो बाह्य क्षेत्र की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है, हमें ये आश्वस्त करती है कि हमारी जो बाहरी वित्तीय आवश्यकताएं उनको ठीक ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। संसाधन का प्रवाह, जितना भी पैसा जो गया है, प्रवाह कितना रहा है 20,10,000 करोड़ रुपए, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 16.5 लाख करोड़ रुपए था। तो ज़्यादा पैसा इतना बड़ा है, मतलब 16.5 लाख करोड़ से बढ़ के 20,10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो ये सब बातें रिजर्व बैंक ने, मतलब घरेलू स्थिति क्या है, बाह्य मोर्चे पर क्या स्थिति है, चिंता है, अनिश्चितता थोड़ी है, लेकिन समझौते अगर हो जाते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार होगा। और FDI जो है वो भी ठीक ठाक आ रहा है। अगर जहाँ तक डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट की बात है तो रिजर्व बैंक का वही स्टैंड है कि भाई हम कोई निश्चित रेट लेकर नहीं चलते कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इतना रहेगा। ये बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, स्थितियों में सुधार भी हो सकता है, कम भी, मजबूत भी हो सकता है रुपया। तो उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी चिंता इस पर व्यक्त नहीं की। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि जो शिकायतों के निपटारे के लिए हमने 2 महीने के लिए एक और अभियान शुरू करेंगे। हम जो पीछे कहा गया था कि भाई बैंकों में कुछ पैसा फंसा पड़ा है, जिनकी मृत्यु हो गई है, पैसा निकाल नहीं पा रहे, तो उनके रिश्तेदारों को देने का अभियान तेज किया गया। जो भी समस्याएं हैं बैंकों से जुड़ी, नो यूर कस्टमर, उसको भी KYC जो था उसको भी तेज करने का अभियान सबका जो है पूरा करो, वो भी किया गया। और अब ये कहा गया कि 1 जनवरी से 2 महीने के लिए एक अभियान और चलाएंगे। जो शिकायतें हैं लोगों की बैंकों में, जो भी शिकायतें हैं तो उनका निपटारा किया जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा जो शिकायत लंबित है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, उसको निपटाने का अभियान एक चलाया जाएगा। 2 महीना, जनवरी फरवरी के दौरान ये होगा। तो ये भी एक घोषणा की गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।